हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, हम लोग आज के क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 2 को अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। ठीक है। लेक्चर 1 में हम लोग बेसिक आयोटा के बारे में देखे थे, कैसे उसके पावर को इवेल्युएट करते हैं। उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है जो इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पीएमसी 6 में ए में हो चुका था, उसके बाद बी में पीएमसी 6 का बी आयोटा के बारे में देख रहे थे। तो बी में हम लिखेंगे, जैसे आई टू द पावर एन का वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए सीख रहे हैं और एन इंटीजर होना चाहिए, ऐसा करके। तो हम लोग लिखेंगे कि इफ एन इज नेगेटिव इंटीजर then how to calculate I to the power n। ठीक है, ये बी पार्ट में। तो हम लोग जानते हैं कि आई, जैसे इसका एग्जाम्पल से आई का पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/i। क्लियर। और देखो, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी लिखाता है तो ऐसा x + i y के फॉर्म में लिखाएगा। क्लियर। तो उसी तरह से ये है, देख रहे हैं, ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए इस तरह का। तो ये 1/i है, 1/i नहीं ना है, i है ना। तो इसलिए इसको क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं ये। तो इससे क्या होगा, ऊपर में i आ गया, नीचे में i² आ गया। इससे फिर क्या होगा, i और i² का वैल्यू -1, तो इससे क्या हुआ, -i हो गया। तो अब आपका ऐसा फॉर्मेट हो गया ना। आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में देखेंगे तो ये क्या है, 0+, इसको आप ऐसे भी तो समझ सकते हो, 0 + -1i। तो इस तरह का है ना। तो आपको अगर नीचे में है i, तो आपको रेशनलाइज करके कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख देना है और i के टर्म में ही रखना है। तो हम लोग क्या देखे, मतलब ओवरऑल जो इतना वर्कआउट करने के बाद क्या आया, -i आया इसका रिजल्ट, i टू द पावर -1 का। फिर सेकेंड का देखो, i का पावर -2, तो 1/i²। क्लियर। तो 1/i² का वैल्यू क्या होता है, -1, तो डेट इज -1। फिर iq अगर इवेल्युएट करना होगा का पावर -3, तो ये, और iq को क्या लिख सकते हो, i² × i इज इक्वल टू 1/i² का वैल्यू -1 × i -i। क्लियर। -1/i लिख सकते हैं ना इसको, कोई डाउट नहीं। और देखो ये 1/i, ये 1/i है, तो 1/i का वैल्यू -i, तो -i, और माइनस पहले से था, तो ये क्या आ गया, +i आ गया। तो इससे क्या मिला हमको कि i टू द पावर -3 का वैल्यू i आ रहा है। इवेल्युएट कैसे कर रहे हैं, इस तरह से, ये जैसे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का किए थे, इस तरह से ये हो गया। अगर हम मान लीजिए कि i टू द पावर -4 को इवेल्युएट करते हैं तो क्या होगा, सबको पॉजिटिव ही बना दो, नीचे लेके आएंगे तो ऐसे, और i, अब i का पावर 4, तो 1 होता है इसका वैल्यू, तो 1 हो गया। इस तरह से ये इवेल्युएट कर सकते हैं हम लोग। अब इसका हायर पावर अगर n का रहेगा तो कैसे इवेल्युएट करते हैं, जैसे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का इवेल्युएट किए थे उसी तरह से ये भी होगा। तो हम लोग देखेंगे, नोट में लिख लेंगे, इफ n इज इंटीजर। ठीक है, इफ n इज इंटीजर एंड n इज ग्रेटर देन 4 के लिए, 4 के लिए जब 4 से बड़ा रहेगा तो क्या करना है। तो जैसे देखो, i का पावर -n इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो,
1/i का पावर n लिख सकते हैं ना। तो 1/i का पावर n जब 4 से बड़ा था तो हम लोग i r लिख देते थे, वेयर r क्या है, वेयर r इज रिमाइंडर when n is divided by 4। जब n को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो r रिमाइंडर होगा, जो शेष बचेगा, वही उसका वैल्यू होगा, r का वैल्यू आ जाएगा रिमाइंडर। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको मान लीजिए कि i टू द पावर -50 निकालना है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 1/i टू द पावर 50 इज इक्वल टू, और प्लस आ गया 50, तो प्लस वाला का इवेल्युएट करने के लिए बताए ही है ना, IR लिख दीजिए। मतलब 50 को इधर रफ करके समझा देते हैं, ऑलरेडी समझाया हुआ है। 4 से डिवाइड कीजिए 50 को, ठीक है, तो ये 2, तो ये R का वैल्यू हो गया, R का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। तो I का पावर n 50 इज इक्वल टू I टू द पावर R, तो I टू द पावर R, R का वैल्यू 2। कुछ करना नहीं है, 50 को 4 से भाग दे दो, और जो शेष बचेगा वही R का वैल्यू हो गया, वही ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है। तो इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट ये इज इक्वल टू 1/, वाई स्क्वायर मतलब -1, तो ये माइनस ओवरऑल ये हो गया, ये आंसर हो गया। फिर सेकेंड, i टू द पावर, मान लीजिए कि 4 से डिविजिबल वाला अगर हम लेते हैं, कोई भी लेते हैं, 48 माइनस पावर में है ना, प्लस वाला तो सीख ही लिए हैं, -48, तो इसका क्या वैल्यू होगा, 1/i48 इज इक्वल टू 1/, और 48 है तो 4 से डिवाइड करेंगे 48, तो पूरे तो ये रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, तो i टू द पावर 0 है ना, क्योंकि in बराबर ir, तो इस तरह से i टू द पावर 0 मतलब 1, तो 1 हो गया, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप निगेटिव पावर भी रहेगा, अगर निगेटिव इंटीजर पावर, तो आप इसको ऐसे करके पॉजिटिव लिख देंगे। आप पॉजिटिव का जैसे इवेल्युएट करते थे उसी तरह से इसमें भी आ जाएगा, है ना। और ये बता ही दिए थे कि i का पावर 4n इज इक्वल टू 1 व्हेन n जो होगा, तो ये आपका इसका वैल्यू ये होगा, ऑलरेडी लिखाया हुआ है, ठीक है, 1 होगा। 4 से जो भी कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 होगा, तो ऐसा रूप लेगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा i टू द पावर 4n का, ठीक है। i टू द पावर -4n का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आप भी सीख लिए, बी पार्ट की जब n निगेटिव होगा तो कैसे इवेल्युएट करते हैं। अब इसके आगे प्रॉब्लम बनाते हैं और कुछ थ्योरी भी है, ठीक है। PMC 7, द सम ऑफ 4 consecutive power of iota is 0, ये होता है। अब हम इसको प्रूव करके भी बता रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए ये क्या है, डेट इज, अगर मैथ में लिखा जाए तो इफ n is integer and i is equal to, ये आयोटा का वैल्यू जो होता है, देन आप लिख सकते हो, इसका मतलब क्या, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, तो देन i टू द पावर n प्लस i n प्लस 1 प्लस i n प्लस 2 प्लस i n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 4 गो लगातार, 4 कोई भी लगातार नंबर का जो इस तरह से रहा, आयोटा का पावर लगातार है, कैसे,
n+1, इसके जस्ट बाद, इसके जस्ट बाद, इसके जस्ट बाद कंसेक्यूटिव पावर होना चाहिए आयोटा का, तो इसका सम क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? तो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? LHS इज इक्वल टू i⁻n प्लस in+1 in+2 प्लस in+3 है ना, और n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो in इसमें से, इसको देखो, अगर मान लीजिए कि नहीं पता चल रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, in+1 का मतलब क्या हुआ, in इंटू आई, बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा, यहाँ ये 1 छिपा हुआ है, तो ऐसे करके है ना। फिर इसको क्या लिख सकते हो, in इंटू i², इसको क्या लिख सकते हो, in प्लस iq इंटू बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड, i⁻n कॉमन लिए तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे i प्लस यहाँ पे i² प्लस यहाँ पे iq। क्लियर? इतना तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 1 प्लस i का तो कुछ नहीं कर सकते, i को ये रहने दीजिए, इसका वैल्यू ये होता है, लेकिन ये ऐसे ही रहने दीजिए i के टर्म। i² का वैल्यू क्या होता है, -1, इसका स्क्वायर करोगे तो -1 होगा ना जी, तो -1। फिर iq का वैल्यू क्या होता है, -i, iq का -i होगा ना, ये इस तरह से ये आ गया आपको। जैसे देखिए iq का क्या लिख सकते हैं, i² इंटू आई, i² का वैल्यू -1 इंटू आई विच इज इक्वल टू -1 इंटू आई माइनस आई, है ना। तो यही लिखा हुआ है iq का -i। तो ये -1 और ये +1, ये और ये कैंसल, -i और +i कैंसल, तो क्या हो गया, in इंटू इधर तो 0 हो गया सब, इज इक्वल टू 0। तो ये कैसे आया, ये भी आपको हमने सॉल्यूशन दे दिया, बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब एग्जाम्पल के लिए और समझो, जैसे ये थ्योरी होगा, जैसे मान लो आपको ऐसे कहीं दिया हुआ है i50 प्लस i51 प्लस i52 प्लस i53, तो इसका रिजल्ट 0 होगा ही। ऐसे ही जो लोएस्ट वाला है कॉमन फैक्टर निकाल लो, और उसके बाद कैसे ये सोल्व किए, तो सोल्व करने का क्या, ये तो समझाने के लिए बताए हैं आपको, ऑलरेडी ये समझ में आ गया है कि अच्छा लगातार है 50, 51, 52, 53, 50, 51, 52, 53, 4 गो लगातार होना चाहिए पावर में। कंसेक्यूटिव पावर, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 0, ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। और भी एग्जांपल अगर लेके समझना चाहते हैं तो कोई भी, जैसे मान लो 550 प्लस i का पावर 551 प्लस i का पावर 552 प्लस i का पावर 553 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया है ना। अब मान लो कि इसी को सिग्मा में अगर लिखना रहेगा, सिग्मा भी हम बता ही दिए हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो, डेट इज सिग्मा i⁻r, और r कहाँ से कहाँ, n से, अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो r का वैल्यू n से लेके और n+3 तक इज इक्वल टू 0, है ना। अगर ऐसे करते हैं तो, और नहीं तो ऐसे अगर करोगे कि n यहाँ लेंगे 1 से लेके 4, तो वो भी 0 हो जाएगा, उसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसके लिए ये हम लिख दिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा में i का पावर n, और n कहाँ से कहाँ, अगर 1 से लेते हैं, 1 से लेके 3 तक, ठीक है, 1 2 3 4 तक, 4 रहेगा तब ना, इसका वैल्यू 0। i का पावर वो 1, i का पावर 2, i का पावर 3, i का पावर 4, n का वैल्यू देते जाएंगे तो ये 0 होगा, और ये एक्सपैंड रूप से ऐसे लिखा हुआ है ना। तो इस तरह से आप कोई भी इवेल्युएट कर सकते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हम ये समझा दिए। अब मान लो क्वेश्चन ऐसे रहा, प्रॉब्लम नंबर 1, इवेल्युएट सिग्मा
आई एन प्लस 1, और n जो है 1 से लेके 13 तक इसको इवैल्यूएट करना है। ये तो कैसे निकलेगा सॉल्यूशन? इसको ऐसे लिख सकते हैं, n बराबर 1 से लेके 13 in प्लस 1। सिग्मा का क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसको अलग अलग, ठीक है, सिग्मा ऑलरेडी बता दिया गया है बेसिक मैथ में। in प्लस n इज इक्वल टू 1 13 in प्लस 1, क्लियर, इज इक्वल टू। अब ये एक्चुअली क्या है कि इसको पहले एक्सपेंड करके देखो। n का वैल्यू 1 दोगे तो ये क्या बनेगा, i प्लस i, एक दिए तो i बना, 2 देंगे तो फिर i स्क्वायर, फिर 3 डॉट 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 n का वैल्यू 13, ये प्लस यहाँ पे क्या होगा, n बराबर 1 देंगे तो i का पावर 1 प्लस 1 2 i स्क्वायर, n का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 और 1 3 i क्यूब प्लस डॉट 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 i 14, क्योंकि एक इसमें ऐड ऑलरेडी है। तो इस तरह से ये आप मतलब दिख रहा है, ठीक है। इसमें i का पावर 1 है ना, समझने के लिए 1 से लेके 13 टर्म है, 1 2 3 13 टर्म है ना, 13 गो टर्म है। तो 4 गो का अगर हम मतलब सम लेते हैं, जैसे कहने का मतलब i प्लस i स्क्वायर प्लस i क्यूब प्लस i 4, 1 2 3 4, तो 4 का सम अगर हम लेंगे, इसी तरह से इसमें 4 मेंबर इसमें रहेगा, और i5 i6 और i7 प्लस i8, ठीक है। ये 4 गो ये हो गया, प्लस i9 प्लस i10 प्लस i, समझाने के लिए इतना हम लिख दे रहे हैं ऐसे, प्लस i13, ये बच गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना। तो ये जानते हैं कि लगातार यहाँ पावर 1 है, 1 2 3 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, लगातार 4 जब सम में है, एकदम थ्योरी आपके सामने है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0, तो सिर्फ i13 बच जाएगा। ये इतना पूरा का वैल्यू i13 ओनली। इधर इसको भी समझ लो, ये तो आपका क्या हो गया, ये वाला इसको हम लिखे हैं प्लस, अब इसको समझ लीजिए, है ना। तो यहाँ पे के गो टर्म था, 1 से लेके 13 तक, ठीक है। तो 1 से लेके 13 तक टर्म है, 13 गो टर्म है, 13 गो टर्म है, ठीक है। इसमें भी 13 गो टर्म था, तो लगातार 4 का कपल बनेगा, तो 3 टाइप का ऐसा बनेगा, 3 ऐसा बनेगा ना। तो ये सब 0 हो जाएगा, खाली लास्ट वाला क्या बचेगा, i14। जैसे कहने का मतलब i स्क्वायर प्लस i क्यूब प्लस i4 प्लस i5, एक ये हो गया, कैसे इसमें किए। फिर दूसरा सेकेंड ग्रुप 4 गो का ये बनेगा, ठीक है। i6 से कितना आ जाएगा, 6 7 8 9, है ना, ये हो गया। फिर i10 से i13 तक, ये प्लस i14, ये आपका 4 का कपल बन गया, माने कपल क्या, 4 का सम हो गया, 4 का ये 4 का ये, इस तरह से ऐसे करके लिखेंगे कि ताकि इतना इवैल्यूएट करने का जरूरत ही नहीं है आपको, तुरंत ये तो समझाने के लिए इतना हमको ये सब लिखना पड़ रहा है ना। तो देखो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, सिर्फ i13 बच गया इसमें, प्लस इसका वैल्यू 0 बिकॉज लगातार 4 गो का सम है पावर में, फिर इसका 0, फिर इसका 0, है ना। तो ये सिर्फ बचा क्या, i14 इज इक्वल टू, जब भी अब ऐसा रहे तो क्या करेंगे कि i13 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस i, ये आ गया, है ना, इज इक्वल टू, या आप ऐसे डायरेक्ट निकाल दो, इतना करने का क्या ज़रूरत है। i13 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 4 से अगर 13 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बच गया, तो i का पावर 1, तो i
और I14 डिवाइड करो, 14 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो I स्क्वायर, रिमाइंडर जो बचता है वही ना I का पावर रेज हो जाता है। तो इस तरह से I, और यहाँ प्लस था ये, माइनस I स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये आंसर हो गया इसका। क्लियर, समझ में आया है ना। इसको ऐसे करके आपको क्या करना है कि जितना भी टर्म है उसको 4 का सम बना लेना है, क्योंकि लगातार 4 गो रहेगा अगर सम में इंटीग्रल पावर आयोटा का, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 4 गो का सम ले लिए, 4 गो का सम देखेंगे कि इसमें कितना ग्रुप बनेगा 4 सम का। 1 2 3 ग्रुप बन गया 4 का, तो कहाँ तक पहुँच गए 12 तक, तो 13 तक लिखा हुआ है, तो एक 13 सेपरेट रहेगा। फिर इसी तरह से इसमें से 4 का सम निकाल लेना है। तो 2 3 4 5, ये 4 का एक ग्रुप बन गया, फिर 4 का एक ग्रुप बन गया, फिर 4 का एक ग्रुप बन गया। तो इतना बनाने तक हम लोग कहाँ पहुँच गए, I⁻13 तक पहुँच गए। तो फिर सिर्फ बचा क्या, I14, क्योंकि I14 तक ले गया है, तो I14 लिख दिए। अब हम जानते हैं कि कंजिक्यूटिव पावर आयोटा पे अगर रहता है, 4 कंजिक्यूटिव पावर आयोटा पे होगा, तो उसका सम का वैल्यू 0 होगा। तो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, सिर्फ बच गया I⁻13। फिर इसी तरह से 4 का सम बना दिया गया है, तो ये इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0, तो बच गया I⁻14। ठीक है। अब हम लोग जब n का वैल्यू, ये n है, I⁻n है ना, जब 4 से बड़ा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं हायर वैल्यू के लिए। तो इसको 4 से डिवाइड कर दिए, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो I⁻1 रिमाइंडर ही रेज हो जाता है पावर के रूप में। 14 है, 4 से डिवाइड किए तो 2 रिमाइंडर हुआ था I स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये इसका फाइनल आंसर ये हो गया। ठीक है, इतना कॉपी कीजिए और कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं। चलो बच्चों, अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं। इवेलुएट द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट में जो क्वेश्चन है वो पहले देखो, सब एक बार हम रिवीजन करवाते हैं। जैसे I⁻4n इज इक्वल टू 1, ये है, ये हम लोग जानते हैं, और n मस्ट भी होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलेगा, ये हो गया। दूसरा हम लोग क्या पढ़े हैं, I स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तीसरा हम लोग क्या जानते हैं कि I⁻n इज इक्वल टू IR, वेयर R इज क्या है, R इज रिमाइंडर व्हेन दिस n is divided बाई 4। 4 से इसको डिवाइड करोगे या जो शेष बचेगा वही R है। तो इतना सारा कंसेप्ट है, उसके बेसिस पे ये निकालना है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन, तो I⁻457 इज इक्वल टू I का पावर कितना, R क्या होगा, जब हम 457 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 ये हो गया, फिर से ये 5, तो फिर 1, फिर 4, फिर 17, फिर 4, तो 16, 1। तो रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, R का वैल्यू हो गया, तो R का वैल्यू 1 हो गया। कहने का मतलब 457, और ये क्या है, ये n है ना। तो n को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, और जो शेष बचता है वही पावर R का हो जाता है, माने R का वैल्यू वो। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, I को IA के टर्म में छोड़ दीजिए, ये लिखने का ज़रूरत नहीं है ना, √-1, ये आंसर हो गया। सेकंड का देखिए, ये फर्स्ट का हम बता दिए, सेकंड का सॉल्यूशन। इसी तरह से अब कैलकुलेशन मन में भी कर सकते हैं, है ना। ये तो आपको सिखाने के लिए कितना, तो आपको डिवाइड हो ही जाएगा, इतना नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। I⁻5 to 8, अब इसको 4 से डिवाइड करो 5 to 8 को, तो रिमाइंडर हमको बताओ कि क्या आता है। देखो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरे 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से डिविजिबल है, ठीक है।
तो जो 4 से डिविजिबल होता है उसका वैल्यू क्या होता है 1, बिकॉज रिमाइंडर 0 हो जाएगा, पूरे पूरे जब कट जाएगा 4 से तो आर क्या आ जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा, तो आर का पावर ये आई का पावर 0 तो 1, तो इसलिए ये आप कंसेप्ट लगाओ, जो 4 से पूरे पूरे कट जाएगा उसका वैल्यू 1 हो गया। थर्ड 1/58 आई का पावर 58, ठीक है। तो 1/58 को देखो कि 4 से कटता है कि नहीं कटता है, ठीक है। तो 4 से नहीं कटेगा तो कितना बचेगा रिमाइंडर, ये देख लीजिए। 1 हो गया 4 और 18 16, तो कहने का मतलब 2 रिमाइंडर हो जाएगा, तो 2 रिमाइंडर हो जाएगा तो I², और I² का वैल्यू हम जानते हैं -1, तो -1 इसका आंसर हो गया। फोर्थ में I37 प्लस 1/I का पावर 67 इज इक्वल टू, तो 37 को हम लोग 4 से डिवाइड करके देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आता है ना। तो 36 रिमाइंडर 1 हो जाएगा, तो I का पावर 1 मतलब I प्लस 1/I 67 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 3, तो I का पावर 3, क्लियर, इज इक्वल टू I प्लस 1/IQ को क्या लिख सकते हो I² इंटू I, तो I² का वैल्यू -1, तो -1 इंटू I, तो -I, तो -I लिख सकते हैं ना, -I, क्लियर, ये हो गया। इसको आप और क्या लिख सकते हो I - 1/I, I - 1/I विच इज इक्विवेलेंट टू, आप इधर कैलकुलेट कर लो, I - 1/I इंटू, अब 1/I के फॉर्म में नहीं रखना है, सबको नीचे अगर कोई I है तो उसको ऊपर करना है, तो रेशनलाइज कर दो I से, इसको मल्टीप्लाई करो, तो इस तरह से I माइनस ऊपर में I और I², क्लियर। तो ये क्या हो गया, I² का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो I प्लस I, तो विच इज इक्विवेलेंट टू 2I, तो इसका क्या आंसर हो गया 2I। फोर्थ हो गया। फिफ्थ का देखिए कि क्या सॉल्यूशन आएगा, I49 प्लस I68 प्लस I89 प्लस I का पावर 1 इतना है। तो सबको 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा, तो I का पावर 1 मतलब I, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरे पूरे कट जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा कहने का मतलब 4n मल्टीपल अगर 4 का होगा तो उसका वैल्यू 1, तो इसका भी वैल्यू 1 हो गया I टू द पावर 68 का 89 4 से डिवाइड करेंगे अगर तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो I का पावर 1, तो I का पावर 110, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, ये 2I², क्लियर। तो इस तरह से आपका क्या वैल्यू आया, I 2I प्लस 1 और I² का वैल्यू -1, तो ये कैंसिल हो गया, तो विच इज इक्विवेलेंट टू 2I सिर्फ बचा, तो ये हो गया, ठीक है। जब भी नीचे आई रहा है तो नीचे में नहीं करना है, इसको जो है नीचे उससे अपना I से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो रेशनलाइज कर दो कि ताकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाए, है ना। तो इतना कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा समझने के बाद उसको कैसे इवेलुएट करते हैं हम लोग अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सीखेंगे। तो PMC 8 में लिखिए, PMC 8, PMC का मतलब परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पहले अलजेब्रा की बात करते हैं। तो जैसे अलजेब्रिक ऑपरेशन, तो अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होता है, अलजेब्रिक ऑपरेशन यही होगा ना
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा और डिवीजन क्या होगा। क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, तो यस होगा। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो यस। मल्टीप्लाई करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को तो रिजल्ट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यस कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। डिवाइड अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को करते हैं तो क्या रिजल्ट जो आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, तो यस। तो यही इसमें पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हैं, ताकि दो लेंगे तभी ना उसको आपस में जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं। तो लेट दो अलग अलग लेना होगा तो एक Z1 ले लीजिए, एक दूसरा अगर मानना होगा तो Z2 मान लीजिए। तो लेट Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना, मान लेते हैं। दैट इज अब Z1 को मानना है तो आप ऐसे मान लो x1 प्लस अलजेब्रिक कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे दो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म ऐसा ही रहेगा। एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i y2। जब भी आपको Z1 Z2 है तो देखो, या तो कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग x1 प्लस i y1 आगे पढ़ेंगे, पोलर फॉर्म होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्म में या तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को अलजेब्रिक फॉर्म में मतलब अगर कर रहे हैं तो ये कार्टेशियन फॉर्म में ले लीजिए, नहीं तो जब पढ़ लेंगे पोलर फॉर्म तो वैसे भी इवेल्युएट करते हैं। तो अभी हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में, ये इजी है, कोई हार्ड है नहीं समझने में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या इसी फॉर्म में ना लिखते हैं, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इनटू आई। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा मान लीजिए। तो पहला में इसमें फर्स्ट में एडिशन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट इज, इसका मैथ में क्या हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, एडिशन। ये कि क्लियर। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, दिखता कैसे है। तो आपका LHS क्या है, Z1 प्लस Z2। तो Z1 प्लस Z2 का मतलब क्या हुआ, x1 प्लस i y1, Z1 का वैल्यू प्लस, जब भी Z1 मानना होगा तो ऐसा मान लेना, है ना। आगे जब पढ़ेंगे पोलर तो पोलर भी मान सकते हैं। तो अभी आप जब भी Z1 Z2 इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेना होगा तो ले लो ये, है ना। Z1 प्लस Z2 और Z2 का मतलब क्या हुआ, x2 प्लस i y2। क्लियर। ये देखो, ये रियल नंबर है, x1 y1 x2 y2, ये सब रियल नंबर है। वेयर आप लिख सकते हो, चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सब रियल नंबर रहता है, x1 y1 x2 y2, ये ऑल आर रियल नंबर्स। क्लियर। तो दो रियल नंबर को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक जगह पे, प्लस i y1 प्लस i y2, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस i कॉमन लो तो y1 प्लस y2। क्लियर है ना। तो आप अगर इसको ऐसे लिखोगे, कैपिटल X प्लस I कैपिटल Y, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेशन है कि नहीं, फॉर्म है कि नहीं, ये है, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वेयर आप लिख सकते हो, वेयर अपने मन से इसको कि कैपिटल X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x1 प्लस x2 को, और कैपिटल Y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y1 प्लस y2 को। समझने के लिए हम लिखे हैं कैपिटल Y y1 प्लस y2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर।
तो जैसे देखो कैपिटल एक्स प्लस आई, आई इसको कैपिटल वाई, तो ये कम्प्लेक्स नंबर है ना जी। या यहाँ पे भी समझ सकते हैं विच इज इक्विवेलेंट टू कम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज दिस इज रियल नंबर, x1 x2 रियल नंबर है, प्लस आई इंटू ये भी रियल नंबर है, तो ऐसे रियल पार्ट प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट, तो उसी को कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं ना। कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, ऐसा ही है। तो विच इज इक्विवेलेंट टू कम्प्लेक्स नंबर, तो एडिशन दो कम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, दो कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू complex numbers is also a complex number, that is मैथ में इसको ऐसे समझिए z1 माइनस z2 विच इज इक्विवेलेंट टू कम्प्लेक्स नंबर, ये भी कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। दो कम्प्लेक्स नंबर को घटाएंगे तो रिजल्ट कम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा, है ना। एक्सप्लेनेशन क्या करना है, देखो एक्सप्लेनेशन में यहाँ प्लस किए, ठीक है, तो यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस इस तरह से। अब z1 माइनस z2 का क्या रिजल्ट आ जाएगा, इसी को देख के कर लीजिए। तो प्लस यहाँ पे माइनस आएगा तो x2 माइनस में हो जाएगा, तो x1 माइनस x2, ठीक है, प्लस i, और यहाँ माइनस होगा तो y2 वाला भी पार्ट माइनस में आ जाएगा, तो y1 माइनस y2, है ना। इसी को इतना ना डायरेक्ट वहाँ से देख के यहाँ लिख लिए, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, विच इज इक्विवेलेंट टू कम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। कैसे, तो इसका देखो ये जो पार्ट है इसको हम ब्लू कलर से ये करते हैं, लिखते हैं, तो ये क्या है, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट है प्लस i इंटू, और ये क्या है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट, i इंटू आई है ना। यहाँ i इधर लिखो चाहे इधर लिखो, है ना, i यहाँ है तो यहाँ। तो आपका कम्प्लेक्स नंबर ऐसे ही बना हुआ रहता है, रियल पार्ट प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट, तो विच इज इक्विवेलेंट टू कम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म या कम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट सेकेंड थर्ड में मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई टू कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स, टू कम्प्लेक्स नंबर्स इज अ कम्प्लेक्स नंबर, that is z1 into z2 is equal to complex number। ये दो अगर हम लोग कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, z1 इंटू z2 को क्या ले सकते हैं, x1 प्लस आई y1 ऑलरेडी मान लिए हैं, x2 प्लस आई y2। अब यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई भी सीख लोगे इस थ्योरी से। तो जैसे नॉर्मल अलजबरा में जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कीजिए, तो x1 इंटू x2 प्लस x1 इंटू आई x1 y2, फिर आई y1 इससे आई y1 x2 प्लस आई y1 इंटू आई y2, तो आई स्क्वायर y1 इंटू y2। क्लियर, ये हो जाएगा। अब रियल पार्ट को एक जगह लिखो,
तो इसमें रियल पार्ट कौन कौन है, x1 x2, जिसमें i से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है, i से जिसमें मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है वो रियल पार्ट, जिसमें i से मल्टीप्लाई किया हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। तो x1 x2 ये हो गया रियल पार्ट। ये भी रियल पार्ट होगा बाबू, बिकॉज आई स्क्वायर है, आई नहीं है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -y1 y2 हो जाएगा, डेट इज रियल पार्ट हो गया वो। तो -y1 y2 ये वाला लिख रहे हैं ये, बिकॉज आई स्क्वायर दिख रहा है बट आई स्क्वायर को का वैल्यू देंगे -1, तो -1 इंटू y1 y2 तो क्या आ जाएगा आपका -y1 y2। तो ये इमेजिनरी नहीं रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को एक जगह लिखो, इसको ये सब रियल पार्ट है। देखो ये वाला रियल पार्ट हो गया और ये वाला रियल पार्ट हो गया, ये वाला क्या है इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये रियल पार्ट प्लस आई कॉमन ले लेंगे तो x1 y2 प्लस आई कॉमन लिए तो y1 और x2। तो ये आपको क्या आया, कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना आया कि जी रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इनटू आई, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपका एक डिवीजन है वो कि डिवीजन ऑफ टू ये कोशिएंट या डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, प्रूव करते हैं। पहले इतना कॉपी कीजिए। फोर्थ डिवीजन ऑफ टू complex numbers is also a complex number, that is z1 by z2 is also complex नंबर, प्रोवाइडेड यहाँ पे ये होना चाहिए कंडीशन कि z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर्स 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो, z1 बाई z2, तो हम लोग z1 को क्या माने हैं x1 प्लस आई y1, z2 को x2 प्लस आई y2। i में i1 जैसे ये 1 ले रहे हैं ना z1 के लिए सब्सक्रिप्ट 1 और 1, तो i में i1 का नहीं कर देना है, i इधर i में i2 नहीं कर देना है। i इमेजिनरी नंबर है, ये कोई सिंबल नहीं है ना, जिसका यूलर साहब ने वैल्यू बताया √-1, स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये अब ये कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फॉर्म होना चाहिए, रियल पार्ट प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट। तो कहाँ है वो, ऐसा अलग अलग है ऊपर नीचे, लेकिन ओवरऑल नहीं ना है। तो क्या करते हैं, जब भी आपको कोशिएंट वाला फॉर्म रहा तो आप रेशनलाइज करो, तो रेशनलाइज कर दोगे x2 माइनस आई y2 से, x2 y2 से, ये क्लियर, ऐसा करके ये जो है उसका कंजुगेट से, इसको कंजुगेट भी बोलेंगे, प्लस की जगह माइनस, तो ऊपर नीचे गुना कर दिए। अब मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे मल्टीप्लाई होता है ना। तो x1 x2, अभी हम लोग x1 इंटू x2 प्लस x1 इंटू x1 ये और ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो माइनस आई x1 y2, फिर आई y1 x2 और माइनस आई स्क्वायर y1 y2 डिवाइडेड बाई, जैसे अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये देखिए, अब a प्लस बी, a माइनस बी, ये b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में आई y2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। x1 x2 रियल पार्ट को इकट्ठा करके लिखना है, तो रियल पार्ट ये है और ये है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस y1 y2 रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट आई कॉमन ले लो इधर में से, y1 x2
माइनस x1/2 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर y2 स्क्वायर। तो आई स्क्वायर जब होगा तो -1 होगा आई स्क्वायर का वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस y2 स्क्वायर। देखो आई स्क्वायर होगा तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 माइनस +1, तो y2 सिर्फ y2 का होल स्क्वायर। ये अब इसको आप सेपरेट लिख सकते हैं ना, इसको अभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं है, दिखाना पड़ेगा। तो x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 सेपरेट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, इसको आप ऐसे प्लस i, इसको इससे भी डिवाइड करेंगे तो क्या आया, x2 y2 y1 है माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाई, जो नीचे इसको इससे भी डिवाइड किए, इसको इससे भी डिवाइड किए, बेसिक मैथ। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये हो गया। तो दिस इज क्या, ये रियल पार्ट है बच्चा लोग, ये वाला क्या है, ये रियल पार्ट हो गया, आई नहीं ना है इसमें कहीं। ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि हाँ, तो रियल पार्ट प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट, दिस इज फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स, ये क्या ओवरऑल क्या हो गया फिर, ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे अगर आपको मान लो प्रॉब्लम एक बनाओ कोशिएंट रूल से या डिवीजन वाला रूल से, इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 3i एंड z2 इज इक्वल टू 3 - 4i, फाइंड या इवेलुएट z1 बाई z2। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे ये देखिए। तो z1 अपॉन z2, तो z1 का वैल्यू 3i, ये दिए हुए है 2 + 3i, 3 - 4i, ये आपको z1 अपॉन z2 को ये लिखे। लेकिन ये आंसर नहीं होगा बिकॉज दिस इज नॉट इन कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। हम लोग जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, तो ये ऐसा फॉर्मेट आना चाहिए, रियल पार्ट और ये, जैसे दूध में अगर पानी डाला हुआ है तो पानी अलग हो जाए और दूध अलग हो जाए, एकदम दिखने लगे वैसा। तो दिखने लगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है ना, तो वो चीज़ आपको करना है। रियल पार्ट इसमें नहीं है, आप अगर ये पूरे को 2 से डिवाइड करोगे तो इसमें i लगा हुआ है, तो 2/3 - 4i, दैट इज नॉट रियल पार्ट। तो ये ऐसे नहीं, तो जब भी ऐसा रहा तो हम लोग रेशनलाइज करते हैं इसके कंजुगेट से। कंजुगेट कहने का मतलब अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव से गुना कर दो। तो 3 प्लस यहाँ माइनस है तो प्लस वाला से 4i और 3 + 4i, ऊपर नीचे ऐसे रेशनलाइज ऐसे कर दिए। तो अब a + b c + d, मतलब जैसे मल्टीप्लाई होता है अलजेब्रा में, जैसे उसको कैसे मल्टीप्लाई किए वैसे मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 × 3 6 प्लस 2 × 4i 8i, 3i × 3 9i, 3i × 4i प्लस 12i स्क्वायर डिवाइडेड बाई a - b, इसको a इसको b, तो a - b और a + b का फॉर्मूला पे a स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4i का होल स्क्वायर। क्लियर, इस तरह से हम लोग लिख लिए। विच इज इक्विवेलेंट टू z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू, अब देखिए क्या क्या आएगा, एक बार और लिख देते हैं कि ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 6 + 8i और 9, तो 17i, और i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 12 × -1 -12 इज इक्वल टू 9, और माइनस ये 4 का होल स्क्वायर 16 और i स्क्वायर
ऐसा लिखोगे ना, लिख, ये हो गया इज इक्वल टू, तो 6 और -12, तो -6 प्लस 17i डिवाइडेड बाई 9 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 16, दैट इज -6 प्लस 17i बाई 25, विच इज इक्विवेलेंट टू, अभी भी इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिखाना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, Z1 अपॉन Z2 इज इक्विवेलेंट टू -6 बाई 25, -6 बाई 25 प्लस 17 बाई 25 ऐसे करके ले, और इनटू आई बचा हुआ ये, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इनटू आई, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर इवेल्युएट ऐसे करने के लिए दे रहा है तो आपको हर हालत में ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाके आंसर छोड़ना होगा, ये नहीं कि ऐसे करके यहाँ तक लिख दिए, तो ये क्या मतलब हुआ, समझ में आ रहा है ना। तो वो चीज़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि Z1 बाई Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो गया, है ना। अगर इसको मान लो ना सपोज A, तो A प्लस इसको B, तो A प्लस आई बी, तो A प्लस आई बी या X प्लस आई वाई, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। और इंग्लिश में समझने के लिए क्या करना है कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इनटू आई, रियल पार्ट में आई एकदम नज़र नहीं आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट किसको बोलेंगे, जो आई का कोफिशिएंट है, आई से जो मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये इस तरह से आज हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सीखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, आयोटा का पावर निकालने के लिए सीखे, उसके प्रॉब्लम को वो इवेल्युएट किए, बनाए, चीज़ों को एक एडिशनल चीज़ बताए जो आपके बुक में नहीं मिलेगा। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 0, ये बुक में नहीं है, जो हम अपना थ्योरी डेवलप किए हैं, जो आपको बताए, ठीक है। तो इस तरह से आज का क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का लेक्चर लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर और खूब मन लगा के पढ़िए।